हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में आपकी मोस्ट डिमांडिंग वीडियो आ चुकी है। ठीक है, समाकलन के सभी सूत्र एक वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ। एक भी सूत्र आपको इधर उधर से ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी मैंने पूरी समाकलन की एक एक प्रश्नावली करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और पूरी गणित पढ़ा रखी है क्लास 11-12 की, आप जाके देख सकते हैं। लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, पहले सूत्र में आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक सूत्र है x की पावर n। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x की पावर में n+1 बट्टे में n+1 आ जाता है और प्लस सी। देखो दो तरीके का समाकलन होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। यह है अनिश्चित क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है, और जिनमें लिमिट नहीं होता उनमें हम प्लस सी जोड़ना होता है, ये तो आपको पता है। देखो, और यहाँ पर ये जो n+1 आया ना, यहाँ पर इस n का मान -1 नहीं हो सकता। अगर n का मान -1 कर दोगे या 1 होगा, ठीक है, अगर x का मान -1 कर देंगे तो 1/x हो जाएगा। 1/x होने पे आप ये सूत्र नहीं लगा सकते, 1/x के लिए अलग से सूत्र है। ठीक है, अगर n का मान हम यहाँ -1 कर देंगे तो -1 + 1 0 हो जाता है, और किसी के भी बट्टे में 0 हो तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। यही कारण है। अब आते हैं अगले में, dx। अगर सिर्फ dx या यहाँ पर लिखा होता 2dx तो कांस्टेंट बाहर आ जाता, सिर्फ dx। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ भाई, सिर्फ dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपको c तो जोड़ना ही जोड़ना है। sin x का इंटीग्रेशन होता है -k cos x। ठीक है, ये याद करना है, क्यों कैसे का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन होता है +k sin x। इंटीग्रेशन खत्म होते ही आपको c जोड़ देना है। sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x। ठीक, याद कर लो। अगर आप सोचो कल याद करूंगा, परसों याद करूंगा, तो कभी याद नहीं होगा, ध्यान रखना। उसके बाद cos² x का इंटीग्रेशन होता है -k cot x + c। ठीक है, क्या होता है, -k cot x + c। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला जो सूत्र है आपका वो है sec x × tan x। तो sec x × tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है भाई सिर्फ sec x + c। cosec x × cot x होगा तो इसका इंटीग्रेशन होता है -k cosec x + c। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, जैसे यहाँ पर ये tan वाला है, कॉट वाला है, शेक वाला है। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है दो सूत्र इसका। एक तो होता है -log cos x, अगर माइनस में लिखोगे तो ये होगा, और दूसरा इसका होता है अगर प्लस में लिखोगे तो log sec x + c। दो सूत्र होते हैं इसके। ठीक है, माइनस में cos लिखोगे, प्लस में sec लिखोगे। अगला है cot x। cot x का सूत्र होता है log sin x + c। देखो, log एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसीलिए इसको मॉडुलस में रखा जाता है। sec x का होता है फॉर्मूला log sec x + tan x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। ठीक है, सूत्र आपको भी लिखना है, हो सके तो पॉकेट नोट्स बनाना या बड़ा बड़ा चार्ट बना के दीवारों पर चिपका देना। सुबह शाम जब एक ही चीज़ देखोगे पढ़ोगे तो दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। अगला जो सूत्र है cosec x dx का जो होता है वो होता है log मॉडुलस के अंदर cosec x -k cot x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। e⁻x का समाकलन भी e⁻x से ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्लच भी वही होता है 1/x। देखो यहाँ x की पावर में क्या है, 1 है। ठीक है, बट्टे में है। अगर ऊपर ले जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -k1। तो x की पावर n+1 वाला सूत्र यहाँ अप्लाई नहीं होता, तो इसी के लिए इसका सूत्र बना है log मॉडुलस के x + c। e⁻x का जो सूत्र होता है वो होता है e⁻x का e⁻x बट्टे में log a + c। इतना आसान है। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सूत्र पे आते हैं। अब आते हैं इनवर्स वाले फॉर्मूले। तो देखो,
एक सूत्र है, ये जो सूत्र है ना, ये जो सूत्र है इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, प्लस और माइनस के फॉर्म में। अगर प्लस में लिखोगे तो इसका सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स, ए नहीं, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन हो जाएगा, सी जोड़ दोगे। अगर आप प्लस के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना, तो ये लिखोगे। अगर माइनस के फॉर्म में लिखोगे तो लिखोगे माइनस के कॉस इनवर्स। अगर कॉस के फॉर्म में लिखना है तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। दूसरा वाला भी अगर प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो आएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका है, dx बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र ये होता है टेन इनवर्स एक्स। प्लस के फॉर्म में लिखा, अगर माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो आता है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। अगले में आ जाओ, ये है dx बट्टे में x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो इसका अगर सूत्र प्लस में लिखोगे तो होगा सेक इनवर्स 1 शेक इनवर्स एक्स। अगर माइनस में लिखोगे तो आएगा माइनस कॉशेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि आपको एक सूत्र के दो मतलब निकल रहे हैं, प्लस में माइनस में, ये देखिए, ठीक है। तो एक के साथ दो फ्री, आप ये ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में। तो वो तो क्वेश्चन की डिमांड होगी कि हमें क्या हल करना है, क्या प्रूफ करना है, उसी हिसाब से हम वो सूत्र रखेंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 7.3 प्रश्नावली में, वो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। और बेसिकली ये जो फॉर्मूले वो आपको ऑलरेडी पता है, कक्षा 11 में आप पढ़ के आए हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और कॉस के लिए प्लस में हो जाता है बस, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। साइन क्यूब थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बट्टे में 4, और कॉस क्यूब थीटा का होता है 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बट्टे में 4। दो बार पढ़ोगे, 3-4 बार कॉपी में लिखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जितने क्वेश्चन शुद्ध कॉपी में लिखोगे ना उतना याद रहेगा। आप रट के याद नहीं कर सकते, लिख के याद कर सकते हो। बार बार बोल रहा हूँ, हो गया। आगे कुछ और फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर है, ये देखो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये सारे आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 2 साइन ए कॉस बी का जो सूत्र होता है वो होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, ठीक। नेक्स्ट आपका सूत्र होता है दोनों ही कॉस के हो जाए और या फिर दोनों ही साइन के हो जाए तो क्या होगा। अगर दोनों ही कॉस के हो जाएंगे तो सूत्र लगेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों के ही सूत्र कॉस में है तो 2 कॉस ए कॉस बी का, ठीक है। और 2 साइन ए साइन बी का जो सूत्र होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो अगर आप ध्यान दें, अगर दोनों ही कॉस हो या दोनों ही साइन हो, सूत्र आपका दोनों कॉस में ही बनता है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान की तरह मैं थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को भूलें ना, ठीक है। सो देखिएगा, मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया और ये 3 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको 7.3 में, बाकी सूत्र तो है ही है समाकलन के, ठीक हो गया। आगे बढ़े, अब बात करते हैं, अगर फॉर्मूला जो फलन है इंटीग्रेशन अंश बट्टे हर के रूप में आ जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को मानते हैं तो ऊपर वाला हमें मिल जाता है ना। क्या प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं समाकलन में। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाला मानने से ऊपर वाला कुछ भी नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, तो दिक्कत कौन करता है, हमें दिक्कत हमें अंश करता है। तो ऐसे प्रश्नों में ना अंश को तोड़ के लिखा जाता है। जब आप 7.4 प्रश्नावली करोगे या 7.5 प्रश्नावली करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स पे मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हर का अगर हम कुछ भी करें माने तो अंश
नहीं मिलता है और किसी भी तरीके से कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा होगा, उस स्थिति में इस अंश को तोड़ देना होता है। अंश को तोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंश को हम लिखते हैं तोड़ के, क्या लिखते हैं, ए और ये जो बी, इसको निकालना होता है हल करके। जो भी आपका हर है ए डी बाई डी एक्स, एक्स के सापेक्ष प्लस करोगे प्लस बी, इधर आपका अंश लिखा रहेगा। दोनों तरफ तुलना करोगे आपको ए और बी मिल जाते हैं। फिर आपको ए और बी यहाँ रखना होता है, अंश वाले में ये मान अंश की जगह पर रखना होता है और फिर समाकलन करनी होती है। यहाँ पर हम बात किसके कर रहे हैं, केवल सूत्र की बात कर रहे हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, अगर ये सब आपको जानना है तो फिर वीडियो प्रश्नावली देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप जब देखोगे चुटकी में आ जाएगा आपके समझ में। अब बात करेंगे आंशिक भिन्न वाले प्रश्नों की, ठीक है। आंशिक भिन्न वाले प्रश्न कैसे होंगे, जैसे ये वाला हो गया। अब एक टिप्स मैं ये दे रहा हूँ, आप अंश को भूल जाओ, आप सिर्फ हर को देखो, बट्टे में क्या है वो देखो, अंश में जो है उसको भूल जाओ। देखो अगर हर में दो रैखिक पद हैं, दो अलग अलग रैखिक गुणनखंड के रूप में है, तो क्या होगा, तो ये होगा ए के बट्टे में एक्स माइनस ए प्लस बी के बट्टे में एक्स माइनस बी। ए के बट्टे में पहला रैखिक समीकरण आ जाएगा प्लस बी के बट्टे में दूसरा रैखिक समीकरण आ जाएगा। जैसे ये वाला है, ये रैखिक समीकरण लेकिन घात में 2 है, इसके लिए क्या होगा, ए के बट्टे में पहले सिंगल लेंगे एक्स माइनस ए, क्योंकि पावर में 2 है, फिर क्या लेना पड़ेगा, बी के बट्टे में एक्स माइनस ए की पावर 2 लेनी पड़ेगी। अगर पावर में 3 होता तो प्लस सी करके एक्स माइनस ए की पावर में 3 और कर देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखो 3 गुणनखंड है, देखो अलग अलग, जैसे यहाँ 2 गुणनखंड थे ना, यहाँ पर 3 गुणनखंड है, 1 2 3, तो इसका क्या होगा, ए के बट्टे में एक्स माइनस ए प्लस बी के बट्टे में एक्स माइनस बी प्लस सी के बट्टे में एक्स माइनस सी, ठीक है। हल करते हैं, ए और बी के मान निकालते हैं, वहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, आराम से हो जाता है। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद ना इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है, फट से आंसर आ जाता है। इसी कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी समाकलन करने में तो एकदम चुटकी भर का समय लगता है, अगर आपको सूत्र याद है तो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो एक रैखिक समीकरण है और दूसरा रैखिक समीकरण की पावर, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए के बट्टे में एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस बी के बट्टे में एक्स माइनस ए और सी के बट्टे में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ रैखिक समीकरण और ये द्विघात समीकरण, ये ऐसा द्विघात समीकरण जिसका गुणनखंड संभव नहीं है, तब क्या होगा, तब यह होगा कि ए के बट्टे में आ जाएगा एक्स माइनस ए, द्विघात समीकरण है, 2 और पद आने चाहिए और इसका गुणनखंड संभव नहीं है, इसका क्या होता है भैया, गुणनखंड नहीं हो सकता, तभी जाके ये सूत्र लगता है। ए के बट्टे में जिसका रैखिक है वो तो आ गया, अब क्या होगा भैया, यहाँ पर बी एक्स प्लस सी, जो द्विघात समीकरण है वो पूरा नीचे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और फिर हल करेंगे ए बी सी के मान आ जाएंगे। यहाँ सिर्फ हम बात सूत्र की कर रहे हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, वो तो प्रश्नावली में जब हम प्रश्न करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। ये सूत्र हो गया। कभी कभी क्या होता है ना, जो अंश बट्टे हर के रूप में हमारा जो फलन मिलेगा उसमें कभी कभी इंटीग्रेशन करने के लिए ना हमें भाग भी देना पड़ सकता है। भाग देने की तो शर्त होती है, देखो ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है, ये हमारा क्या है भैया, अंश, और ये हमारा क्या है, हर। तो जब अंश की घात हर की घात के बराबर हो जाए, मान लो अंश की घात 2 है, हर की घात भी 2 है, ऊपर अंश और नीचे हर की घात समान है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। या फिर अंश की घात बड़ी है, अंश की घात 3 है, हर की घात 2 है, तो भाग देना पड़ेगा। अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी हो तो भी हम भाग देते हैं। भाग देने से फलन सरल हो जाता है और फिर हम आराम से उसको हल कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, इसलिए भाग दिया जाता है। आई समझ में बात, तो ये नोट्स कॉपी में आप लिख लेना।
अब हम बात करेंगे खंडसा समाकलन की। देखो खंडसा समाकलन क्या होता है, जैसे अवकलज आप कर रहे थे, पहला गुणा दूसरा, तो अगर दो फलन की गुणा होती, जैसे यहाँ पर दो फलन है एफ और जी, तो आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड नहीं मान सकते। जैसे अवकलज में किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान दो और फिर सूत्र लगा देते थे। इसमें एक नियम चलता है और उस नियम को कहा जाता है आईलेट। क्या कहा जाता है? आईलेट। और हमारे यहाँ सरकारी स्कूल में एक टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरी उनसे बहस भी हो गई थी। और हालांकि मैं ये सब बातें कभी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बोल देता हूँ आप लोगों को। टीचर उन्होंने मुझे कभी नहीं पढ़ाया, मेरे को ट्यूशन पढ़ाते हुए आज 13-14 साल हो गए। तो आज से 4 साल पहले उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि ऐसा नहीं है, मेरे वहाँ से निकलने के बाद वो 3 साल बाद आए। और वो ऐसे टीचर हैं, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था वो बोलते थे सर वो कुछ नहीं आता है उनको। और उन्होंने ये बोला किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हो आप समाकलन में, और ये नियम क्या होता है ये भी नहीं पता। आई डोंट नो कैसे बच्चों को वो ऐसे टीचर सरकारी स्कूल में भर्ती हो जाते हैं, ठीक है, जिनको कुछ भी नहीं आता। अगर एक क्वेश्चन दे दो ना सिंपल, उनसे होता ही नहीं, कैसे होगा क्यों होता पता नहीं। सरकारी स्कूल का माहौल ऐसा है हमारे इधर। ये तो शुक्र है कुछ अच्छे टीचर हैं जिनसे वो ट्यूशन पढ़ लेते हैं तो उनका बेड़ा पार हो जाता है, वरना अगर स्कूल भरोसे रहेंगे ना तो हर साल फेल होना निश्चित है, ठीक है। फिर मैंने कभी किसी टीचर के साथ बदतमीजी नहीं की। मैं भगवान की तरह पूछता हूँ हर टीचर को जिसने मुझे पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, लेकिन इस टीचर के साथ मेरे लाइफ में बदतमीजी की बस एक ही टीचर है, इसके साथ, ठीक है। इनके साथ मेरी तू तड़ाक वाली बहस हो गई थी, ठीक है, आमने सामने, ये फ़ोन पे नहीं, आमने सामने। तो बाकी मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कोई टीचर बच्चों को गलत पढ़ा रहा है, गलत नॉलेज दे रहा है और खुद बोल भी रहा है कि ये सही है, तो मैं फिर भिड़ जाता हूँ किसी के साथ, वो चाहे वो सामने कोई भी हो। तो मैं उनके साथ भिड़ गया था और उसके बाद कभी बहस नहीं हुई, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर भी मैंने बोल दी। सीधे सूत्र पे आ जाते हैं यार, सॉरी, किसी को अगर ये बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है इसका कि पहला फंक्शन बाहर आता है, फिर क्या होता है सेकंड वाले का समाकलन। फर्स्ट और सेकंड किस नियम से माना जाता है वो अभी हमको बता दूंगा, टेंशन मत लो। फिर माइनस लगेगा, यहाँ समाकलन का चिन्ह आएगा, फिर लगाना एक ब्रैकेट, फिर समाकलन का चिन्ह लगेगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, फिर क्या होता है पहले का अवकलज d/dx, पहले का अवकलज, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन और फिर ये पूरे का समाकलन, ये सूत्र होता है, ठीक है। ये हमारा सूत्र है। आई का मतलब क्या होता है? नियम से चलना होता है। पहले आई को वरीयता दे। आई का मतलब होगा इंटीजर्स, कोई इंटीजर हो उसको या फिर कोई इनवर्स में हो उसको हम वरीयता देंगे। एल का मतलब कोई फंक्शन अगर लॉग में हो सेकंड वरीयता उसको मिलेगी। ए का मतलब एलजेब्रिक, एलजेब्रिक का मतलब एक्स में एक्स स्क्वायर इस तरीके से कोई होगा तो उसको वरीयता मिलेगी। उसके बाद टिग्नोमेट्रिक, टिग्नोमेट्रिक जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो, उसके बाद उसको मिलेगी। ई का लास्ट में मिलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, e की पावर 2x, 3x, उसको लास्ट में मिलता है। तो इस नियम से चलते हैं, आईलेट के नियम से चलते हैं, ठीक है। सब कुछ सिखा रखा है कैसे अप्लाई किया जाता है, बहुत आसान है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे प्रश्नावली में तो आपको आराम से सारा कुछ आ जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखिए, कई बच्चे प्रश्न जब आता है ना तो वो उसको लंबा करने लगते हैं, ठीक है। कभी कान हम यहाँ से ऐसे पकड़ सकते हैं तो मैं ऐसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और बच्चे हल करते रहते हैं, जो कि 2 लाइन का होता है। अगर इंटीग्रेशन में कभी भी एक प्रमेय है, ये e की पावर x है और गुणे में है e की पावर x, और इधर क्या है फंक्शन x प्लस उसी फंक्शन का अवकलज यहाँ मौजूद है, ठीक है। एक फंक्शन है प्लस में उसी फंक्शन का पूरा अवकलज यहाँ मौजूद है। तो अगर ऐसा कभी आ जाता है तो उसका जो समाकलन होता है e की पावर x और वही फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन आपको दिख रहा है और उसका पूरा अवकलज पूरा अगर यहाँ मिल रहा है तो समाकलन क्या होगा e की पावर x fx। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रमेय है ये, इसका उपयोग हम करते हैं और इसका जो क्वेश्चन है ना MCQ में आ जाता है या फिर कभी कभी 2-3 नंबर वाले प्रश्नों में भी आ जाता है, ठीक है। सब पढ़ा रखा है, सिखा रखा है।
अब इंटीग्रेशन में ना कुछ टाइप के फॉर्मूले वाले प्रश्न, डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, कुछ भी नहीं करना उसमें, ऐसा फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा, सीधा सूत्र रखो, हल करो। तभी इंटीग्रेशन में बोलता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूला, और उसके बाद तरीका अगर आपको पता है तो सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका सूत्र होता है एक्स बट्टे 2 अंडर रूट में जो भी लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वो पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर लगेगा माइनस, ठीक है, क्या लगेगा माइनस, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बट्टे में 2, फिर यहाँ लगेगा लॉग, लॉग के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस में फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 2-4 बार कॉपी में लिखना है। देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना वही चीज़ यहाँ पे आएगी और वही चीज़ यहाँ पे आएगी, लिखोगे तभी सीखोगे। अब वही फॉर्मूला है, जैसे ये चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का था, अब इसको प्लस का कर दिया, इसको माइनस, तब सूत्र क्या होगा, ठीक है, तब सूत्र क्या होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तब सूत्र हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2, ठीक है, अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, उसी की तरह। और यहाँ पर माइनस था, बस यहाँ पे लग जाना है प्लस, माइनस की जगह पे क्या लग जाना है प्लस, और सूत्र आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। इन सूत्रों का जो उपयोग है ना सबसे ज़्यादा होगा चैप्टर नंबर 8 में। ये जो 3 सूत्र है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग वहाँ पर है। और बीच वाला जो बच गया इसका सूत्र आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स बट्टे 2 अंडर रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सो देखो यहाँ पर नेगेटिव था और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो बस नेगेटिव की जगह पर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाकी ये सूत्र और ये सूत्र सेम है। इसमें क्या है, अगर ए स्क्वायर पहले आ जाता और एक्स स्क्वायर बाद में आता है माइनस होकर, तो ये सूत्र बनता है, ठीक। आगे समझ में, कहीं पे भी डाउट हो भाई, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हार मत मानना, एक बार दोबारा देखना ये दूसरा और ये तीसरा सूत्र, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे अभी इन सूत्रों को बताने से पहले मैंने ये सूत्र आपको ये बता देता हूँ, कुछ और फलन उसी से मिलते जुलते वाले क्वेश्चन है। जैसे एक ये हो गया, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, एक सूत्र ये है, उसके बाद ये है और ये है, इनको मुझे बताना है आपको। तो देखो कैसे होगा, अगर डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है कांस्टेंट, ऐसा आ जाता है तो इसका सूत्र होता है 1/2a लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस ए बट्टे में आ जाएगा एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन खत्म, से जोड़ देंगे, ठीक है। अब के बाद ये देखो, ये यहाँ पर ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो इसमें क्या होता है, सूत्र वही रहता है 1/2a लॉग, इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर a प्लस एक्स, नीचे आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्मूला काफ़ी बार यूज़ होता है, इसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, इसका काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। अगला जो सूत्र है वो देखो क्या है, वो आपका ये बनेगा क्या है, डी एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा लॉग, इसका सूत्र होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये होता है प्लस सी, ठीक है। अगर अंडर रूट लग जाता है तो, इसमें अगर अंडर रूट आ जाता है तो क्या होता है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और इसका सूत्र क्या होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए, उसी के साथ इसको जोड़ देना तो बेहतर होगा।
पॉकेट नोट्स बना लो, 2 बार सुबह 2 बार शाम को पढ़ोगे देखोगे तो दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। अभी तक मैंने आपको सारे सूत्र बताए अनिश्चित समाकलन के। अब बात आती है निश्चित समाकलन की, जिसमें लिमिट होता है। जिसमें क्या होता है, लिमिट होता है। अब लिमिट, जैसे ये फंक्शन एक्स, मैं आपको उदाहरण भी ज़रूर दूंगा ताकि आप आराम से कनेक्ट कर पाओ। मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन किया हमने, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया हुआ, एफ एक्स हुआ कैपिटल में एफ एक्स, और लिमिट क्या है, ए से बी। तो क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, एक्स के जगह पर एक बार ऊपर वाला लिमिट रखना है, बड़ा वाला माइनस, और एक्स के जगह पर फिर नीचे वाला लिमिट रखना है, ये बस, ये इसका आंसर आ गया। ये सूत्र है। इसमें सी नहीं जोड़ना होता है, इसमें आपको सी नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस सी नहीं जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि निश्चित है, जब जिसमें लिमिट दी होगी उसमें सी नहीं जोड़ता है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक उदाहरण है, मैंने इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन है 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कुछ भी नहीं है यार इंटीग्रेशन में, ये एक्स की पावर एन वाला सूत्र है। तो आपको पता है एक्स की पावर एन वाला सूत्र क्या होता है, ये होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। तो यहाँ पर 2 + 1 बट्टे में भी आ जाएगा 2 + 1, और लिमिट क्या है 2 से 3। तो ये 1/3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 3, यहाँ 2 से 3, 1/3 कांस्टेंट बाहर, एक्स की जगह पर एक बार अपर लिमिट आएगा एक्स, ठीक है, और एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर एक बार 3 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। अब इसको हल कर लो, 3 × 9 = 27 और 8, 27 में 8 घटाएंगे 19/3, ये इसका आंसर आ गया। ये होता है निश्चित समाकलन। ठीक है, उदाहरण सहित मैंने आपको समझा दिया। अब जो नई एनसीईआरटी बुक आई है भाई, उसमें ना ये टॉपिक हटा दिया गया है, योगों की सीमा। परंतु बिहार बोर्ड में या किसी बोर्ड में ना अभी भी पुराना बुक चल रहा है। तो पुरानी बुक की सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं, ये एक एक चीज़ पढ़ा रखी है। पुराना तो सब करा ही रखा है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर भी पहली किताब ख़त्म कर दी है, दूसरी किताब का 8वां चैप्टर भी पढ़ा दिया मैंने पहले ही, और समाकलन भी बुक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब जिस बच्चे को सिलेबस में हो उसको हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक को ऐड कर दिया है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का सूत्र, योगों की सीमा कहते हैं। सूत्र क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, फंक्शन ए प्लस h प्लस फंक्शन ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, लास्ट में क्या आता है ए प्लस n माइनस 1h, जहाँ पर NH बराबर क्या होता है, NH बराबर होता है b माइनस ए। NH बराबर क्या होता है, b माइनस ए। और आपको इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, n पदों का योगफल, n स्क्वायर पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर लिखूं तो ये होता है जैसे 1 + 2 + 3, ये होता है n पदों का योगफल। n स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये होता है। n क्यूब क्या होता है, 1 2 3, इन सब का क्यूब चल रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है सिग्मा n का, n + 1 बट्टे में 2। n स्क्वायर का क्या होता है, n + 1 2n प्लस बट्टे में 6, और n क्यूब का क्या होता है, n + 1 बट्टे में टोटल का होल स्क्वायर। ये आप याद कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये तो मैंने भी ऑलरेडी बता ही दिया आपको। अब मेन चीज़ आ रही है निश्चित समाकलनों के गुणधर्म। ठीक है, निश्चित समाकलन जिसमें लिमिट होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनका हम बार बार प्रयोग करेंगे समाकलन को हल करने के लिए, समाकलन को सरल करने के लिए। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी है आपकी ये वाली, P0 बोलते हैं पहली प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट a से b जा रहा है और f(x) dx है, तो f(x) dx को मैं ft dt या कुछ भी वेरिएबल को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ। वेरिएबल बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो अगर sin x लिखा है तो मैं sin t भी लिख सकता हूँ, तो उसका मतलब नहीं बदलेगा, उसका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर sin x की जगह मैं sin t लिख देता हूँ, sin x dx था, मैंने वहाँ पर sin t dt लिख दिया, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि पहली प्रॉपर्टी है जिसको P0 कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, P1 प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। ये क्या होती है भाई, इसको देखो कि भैया अगर a से b लिमिट देखो है हमारी, और लिमिट आप बदल दे रहे हो, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस। लिमिट एक बार बदलने पर सामने माइनस आ जाएगा, सिंपल सी बात है।
अगर हम लिमिट को बदलेंगे तो सामने माइनस आ जाएगा, जितनी बार बदलोगे उतनी बार माइनस आएगा। अगले तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जिसको P3 प्रॉपर्टी कहा जाता है, P2 कहा जाता है। ये क्या है? ये होता है इस प्रॉपर्टी का जो सिंपल नाम है, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? लिमिट को तोड़ के लिखना, ठीक है, तोड़ के लिखना। जैसे आपको ऐसे मॉडुलस वाले फंक्शन मिलेंगे तो उसमें लिमिट को तोड़ के लिखना पड़ता है। अभी क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में आता भी है ये प्रश्न मॉडुलस वाला। तो इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत मॉडुलस वाले फंक्शन में पड़ती है। कैसे तोड़ा जाता है वो प्रश्न में मैंने सिखा रखा है। जैसे देखो, हमारा लिमिट जाना है a से b fx dx, तो fx dx को सरल करने पे ना एक x का मान मिलेगा, वो नया लिमिट बना देता है। जैसे a से जो मान मिलेगा वो c आ गया यहाँ पे, इसको हल करने पे हमें क्या मिला? x का मान c मिला। तो a से आ जाएगा c पे ख़त्म हुआ तो c से शुरू होगा प्लस करके, और b पे आ जाएगा। फंक्शन वही रहेगा fx dx। अब इसको हल करके हल कर सकते हैं। कैसे होता है, किस तरीके से होता है, वो मैंने सिखा रखा है ऑलरेडी, उसकी आप अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। चौथी प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है P3 प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी लिमिट a से b fx dx है तो हम प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं? जो भी हमारा फंक्शन दिया है, इस लिमिट को जोड़ दो, a प्लस b को जोड़ दिया, और x जो भी आपका फलन दे रखा है x को उसमें से घटा दो। जैसे सपोज करो यहाँ पर ना sin x दिया हुआ है, sin x दिया रहा है, तो a से b है तो हम क्या लिखेंगे? sin a प्लस b माइनस x, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये होता है इसका उपयोग, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्म देखो, ये वाला जो प्रमेय है, अब जो मैं आपको आंखों के सामने लिखवा रहा हूँ, P4 प्रॉपर्टी कहते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी है ये। 90% क्वेश्चन में इसका यूज़ है, 90% क्वेश्चन में इसका यूज़ मिलेगा आपको। क्या है? अगर लिमिट 0 से a जाती है, 0 से a जाती है fx dx से, तो क्या होता है? 0 से a लिमिट तो वही रहेगा, a माइनस x लिख सकता हूँ, इसी का ही बदला हुआ रूप है। यहाँ a प्लस b था, यहाँ क्या है? 0 से a है, तो a को x में से घटा के लिखना है, a x घट जाएगा उसमें से, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है उस पर आ जाते हैं, काफ़ी शानदार, ये हमारी छठी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? देखिए, अगर 0 से 2a फंक्शन dx है तो इसको लिख सकता हूँ, 0 से 2 है ना, तो लिखेंगे 0 से a fx dx प्लस 0 से f 2a माइनस x dx, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसका उपयोग ना के बराबर है, कहीं पर ज़रूरत होगी ही नहीं, परंतु क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जो बच्चा दिमाग चलाएगा उसी के दिमाग में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि अगर मैं ऐसा करूं तो शायद क्वेश्चन सरल हो जाए और आसान हो जाए, ठीक है। ये चीज़ देख लेना। सातवीं प्रॉपर्टी है P6, वो क्या कहती है? ये देखिए यहाँ से थोड़ा बड़ा है ये चीज़। ये प्रॉपर्टी देखो, काफ़ी शानदार है। अगर 0 से 2 fx dx है तो ये जो सामने का 2 लगा हुआ है ये बाहर आ गया और 0 से a हो गया fx dx। ये कब होगा? जो भी आपका फलन दिया हुआ है, अगर 2a जो लिमिट होगी ना, 2a में से x घटाएं और उसी फलन के बराबर आ जाए जो फलन हमें दिया हुआ है, तब जाके ये सूत्र लगाते हैं। जो लिमिट हमें दी हुई है और जो फलन हमें दिया हुआ, 2 में से अगर x हम घटा दे रहे हैं फिर भी वही फलन आ रहा है दोबारा, तब जाके ये सूत्र बनेगा। 2 बाहर आ जाएगा, 0 से fx dx। क्वेश्चन सारे करा रखे हैं वहाँ पर प्रश्नावली में, टेंशन मत लो। 0 कब आएगा? जब मैं 2a में से जो लिमिट हमें दे रखी है 2a में से x घटाऊं और वो fx तो आ रहा है लेकिन नेगेटिव का आ रहा है, माइनस का fx आ रहा है, तब वो सीधा 0 हो जाएगा। तब उस इंडिकेशन का मान क्या होगा? सीधा 0 हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है शानदार, अगर लिमिट माइनस a से a जा रही है, जैसे नीचे 2 माइनस का 2 प्लस का ऊपर 2 है, माइनस a से a जा रही है,
तो ये दुगुना सामने कब आएगा? 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स कब होगा? अगर फलन एक सम फलन है। सम फलन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सम फलन के बारे में। जैसे मेरे पास एफ एक्स क्या है? कॉश एक्स है। मैंने क्या किया? एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखा। माइनस एक्स रख के चेक करना पड़ता। कॉश माइनस थीटा में कॉस थीटा ही होता है। तो देखो कॉश एक्स हमारा क्या? एफ एक्स है। सो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ रहा है। तो ये क्या है? एक सम फलन है। क्या है? सम फलन है। अगर कोई फलन सम फलन है, अगर एफ एक्स सम फलन है तो 2 सामने आ जाएगा, लिमिट 0 से a होगी। अगर एफ एक्स एक सम फलन है तो अगर एफ एक्स, ये जो एफ एक्स है एक विषम फलन है और माइनस a से a लिमिट है, तो उस इंटीग्रेशन का आंसर सीधा 0 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर 0 लिखोगे। अगर फंक्शन एक विषम फलन है तो मैं विषम फलन का भी एक उदाहरण देता हूँ। सपोज करो एफ एक्स मेरे पास है साइन एक्स और एक्स की जगह पे आप माइनस का एक्स रखो। एक्स की जगह पे आप क्या रखोगे? माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होते हैं और साइन एक्स के एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स क्या आ गया? माइनस के एफ एक्स। तो ये होता है विषम फलन। तो विषम फलन अगर होता है तो उस स्थिति में इंटीग्रेशन का सीधा मान 0 होगा। बस इतने ही सूत्र थे आपके पूरे प्रश्नावली में, जो कि मैंने सारा 1 शॉट में कवर करवा दिया है। समाकलन इंटीग्रेशन के सारे सूत्र क्लास 12th मैथमेटिक्स के 1 वीडियो में मैंने करा दिए हैं। इतने ही सूत्र है बस, इससे ज़्यादा ना एक ज़्यादा है, कम है ना एक ज़्यादा है। ठीक है, सारे यही हैं। बाकी प्रश्नावली आप करोगे, सूत्र का उपयोग करोगे तो वो तब जाके सूत्र आपके दिमाग में फंसे रहेगा। जो भी प्रश्नावली आप कर रहे हो उससे पहले सूत्र याद कर लेना। सोचोगे कल करूँगा, परसों करूँगा, नरसों करूँगा, एग्ज़ाम से पहले करूँगा, टेस्ट से पहले करूँगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। होगा ही नहीं। आज नहीं करोगे कल होगा ही नहीं। कल के भरोसे जिसने भी छोड़ दिया भाई होगा ही नहीं। मेरे से लिख लो कॉपी में। ठीक है, इस फेज से हम गुजर चुके हैं, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। लाइक करने में कंजूसी मत करें। देखो आई फ्लू हो रखा है तब भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तबीयत ख़राब है तब भी पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नए वीडियो में।